नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नूतन वर्ष 2022 का बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई यानी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मैं अभिषेक चंद्रन आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ आज एक नया कार्यक्रम लेकर और इसमें हम मैकपाई जनवरी 2022 एडिशन को रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो हमारे इस पैनल पे हमारे मेहमान हैं, वो हैं गोवा से डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी। ये गोवा में रह के विज्ञान लेखन के माध्यम से विज्ञान के प्रचार एवं प्रसार के लिए सतत प्रयासरत हैं। इन्होंने विज्ञान लेखन को अपना उद्देश्य बनाते हुए अपने आप को एक स्वतंत्र विज्ञान लेखिका के रूप में स्थापित किया है। विगत वर्षों में हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान की काफी सारे पुस्तकें और विज्ञान के लेख इन्होंने प्रस्तुत किया है और एक खास बात यह है कि भारतीय अंटार्कटिक संभार तंत्र के अंतर्गत इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक को 2012 ईस्वी में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम में इस साक्षात्कार में इनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपने इस पैनल पर डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी का स्वागत करता हूं। शुभ्रता मिश्रा जी नमस्कार। आपका मैकपाई के इस पैनल में, इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले अब कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा सुब्रता जी कि हमारा जो मैकपाई का जनवरी एडिशन है उसके कवर पेज दिखाते हुए मैगजीन को रिलीज करें। मैं मैकपाई की इस जनवरी अंक को स्क्रीन पर दिखाते हुए रिलीज करना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं कि ये मुख्य पृष्ठ है और इस पर बहुत ही खूबसूरत मॉडल है सृष्टि वर्मा। चूंकि उत्तर भारत में ठंडी पड़ रही है तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत एक फैशनेबल ड्रेस में आपको ये दिख रही हैं और मैं आगे इसको बढ़ा रही हूँ। देखिए ये हम पहुंच रहे हैं अब बहुत ही कंटेंट पेज जी कंटेंट पेज पर है यहाँ और ये एडिटोरियल है। हमारे साथ खुद ही इस पत्रिका के बहुत ही कर्मठ एडिटर जो हैं अभिषेक जी। और सबसे अच्छी बात, मैंने पूरी पत्रिका को देखा तो जब मेरा यहाँ पर गया पृष्ठ पर, ये गहने बड़े ही पारंपरिक और खूबसूरत गहने हैं। इन्होंने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, क्योंकि मुझे गहने खुद भी बहुत पसंद है। तो पूरी मैगजीन मैंने देखी, बहुत ही खूबसूरत अंक है और मुझे खुशी हो रही है कि इतने खूबसूरत अंक को मुझे लॉन्च करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रता जी आपका। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शुभ्रता जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो विज्ञान में आपने इतने रिसर्च किए हैं और आपने जो बुक अंटार्कटिक, भारतीय अंटार्कटिक पे जो आपने बुक लिखे थे, इसके बारे में दर्शकों को बताएं और जो जिसके लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जरूर। वैसे तो मैं विज्ञान से कहना चाहिए कि जब कॉलेज से हमने विज्ञान को अपना विषय बनाया शिक्षा के लिए, तब से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन विशेष तौर पर जो आपने अंटार्कटिक संभार तंत्र की बात की, जिसमें मुझे पुरस्कार मिला मेरी किताब को, तो वो उसका भी अपना एक बड़ा ही रोचक कहना चाहिए कि किस्सा कह सकती हूँ कि जब 2004 में मैं गोवा आई तो यहाँ पर मेरा जो संपर्क हुआ वो अपने देश का जो एकमात्र संस्थान है जो अंटार्कटिक विज्ञान पर कार्य करता है। हालांकि वहां पर अंटार्कटिक, आर्कटिक, समुद्र विज्ञान सभी होते हैं और ये राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्र विज्ञान संस्थान है हमारे देश का, NCPOR के नाम से जाना जाता है। तो वहां मेरा संपर्क हुआ और अंटार्कटिक विज्ञान जैसे एक नए विषय से मेरा जुड़ना हुआ। तब मुझे एक चीज लगी कि क्यों ना इस विषय से हमारे देश के जो बच्चे हैं या जो आम नागरिक भी हैं उनको भी इस विषय से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अंटार्कटिक में हमारे देश से अभियान जाते हैं और बहुत से अंटार्कटिक से संबंधित, अंटार्कटिक आप जानते हैं ये हमारा जो एक महाद्वीप है, जैसे जो महाद्वीप है अंटार्कटिक महाद्वीप, जहाँ पर मतलब कोई विशेष तौर पर कोई रहता नहीं है, वहां सिर्फ एक प्रोजेक्ट या कहना चाहिए कि विज्ञान के क्षेत्र में ही वहां पर काम होते हैं। हमारे देश से हर साल अभियान जाते हैं।
लेकिन ये जो जी, अभियान जाते हैं और वहां पर वैज्ञानिक कार्य होते हैं, कि वैज्ञानिक कार्य के पीछे एक जो कहना चाहिए कि एक प्रबंधन होता है कि वहां उस महाद्वीप पर जाकर कैसे वैज्ञानिक काम करें, वो जी, प्रबंधन अंटार्कटिक लॉजिस्टिक कहलाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में हम उसे कहते हैं अंटार्कटिक संभार तंत्र। तो ये मेरी किताब है अंटार्कटिक संभार तंत्र, जिसको राष्ट्रपति महोदय से पुरस्कार मिला था। इस जी, किताब में मैंने शुरू से लेकर अब 30वें अभियान तक पूरा दिया है कि किस तरह से वहां पर सुविधाएं दी जाती हैं वैज्ञानिकों को, और कैसे कैसे क्रमशः जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। तो ये एक बहुत ही मौलिक विषय था, एक अनछुआ विषय था, जिस पर आज तक भी कभी कोई किताब नहीं लिखी गई थी। और मैं समझती हूँ, जहां तक मुझे जानकारी है, इंग्लिश में भी इस पर कोई किताब नहीं थी अंटार्कटिक लॉजिस्टिक पर, और हिंदी में जी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत किताब थी। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरी मेहनत भी सफल हुई, कि इसको पुरस्कार मिला। नहीं, बहुत आपका ये जो है काबिले तारीफ है कि आपने इतनी मेहनत की और इतना अच्छे तरीके से आपको जो अंटार्कटिक पे आपने विश्लेषण किया इस पे, इस पुस्तक में, और वो तो जग जाहिर है कि आपको पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको जो अंटार्कटिक पे इस तरह की बात जो माइंड में आई, वो कैसे आई कि हम इस पे कैसे करें? आपने जो इस पे आगे बढ़ने की कोशिश किया है, तो कैसे आपको ये सोच कैसे आया कि हम अंटार्कटिक पे और इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसको कैसे लेकर आप आगे बढ़े? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो एनसीपीआर में ही साइंटिस्ट हैं। तो जी, 2004 में वो साइंटिस्ट हैं, तो नेचुरली मैं भी यहाँ आई और फिर इस संस्थान से जुड़ना हुआ, और फिर उन्हें भी अभियान में जाने का अवसर मिला। तो 3-3 4-4 महीने हम लोग मतलब वो वहां रहते थे और मैं और मेरे बच्चे यहाँ रहते थे। तो ये तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के तौर पर भी ये विषय जो है आया कि कैसे मतलब और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं या और जी, दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर, जो अपने परिवारों से दूर हैं और पूरी निष्ठा के साथ सिर्फ और सिर्फ, मैं समझती हूँ कि जो अंटार्कटिका है वो एक वैज्ञानिकों की तपस्थली है, जहां पर आप अपने परिवार से भी बहुत दूर रहते हैं और सिर्फ विज्ञान पर ही काम करते हैं। तो इस जी, तरह से तो ये विषय मेरे पास आया। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये वो संपर्क बिंदु था जिसने कि मुझे इस विषय से जोड़ा। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे इस विषय के प्रति नेचुरली एक जागृति आई कि किस तरह से ये विषय होता क्या है, अंटार्कटिक होता क्या है। तो अंटार्कटिक विज्ञान के बारे में, चूंकि इस एनसीपीआर से मुझे बहुत सी किताबें भी मिली पढ़ने के लिए, क्योंकि हर साल जो हमारे यहाँ अभियान जाते हैं उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं, तो उन रिपोर्ट्स को पढ़ने का मिला। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि क्यों ना ये जो विषय है इसको लोगों तक और पहुंचाया जाए। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई, और फिर मैंने एक कहना चाहिए कि एक समयावधि निर्धारित की कि हमें इस विषय पर अध्ययन करके और इतनी अवधि में इस किताब को लिखना चाहिए। और बात फिर इसी तरह से आगे चलती गई, अध्ययन करते गए और जी। अध्याय बनते गए, अध्याय बने और किताब बन गई। ये बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात। तो ये आपने जैसे बताया कि एक समयावधि में समय के अंतर्गत आपने इसको निर्धारित किया था। तो तकरीबन कितना वक़्त आपको इसमें लगा था, इस पे रिसर्च और इसको सारा कुछ करने में? चूंकि ये मेरे लिए बहुत ही नया विषय था, और जी, मेरी सबसे अच्छी मैं समझती हूँ कि जब भी कोई भी विज्ञान लेखक होता है या कोई भी दूसरे विषय का भी लेखक होता है, तो उसको यदि किसी विषय को स्थापित करना है, गहनता से उसके बारे में लिखना है, तो उसकी बिल्कुल गहराई तक जाना बहुत जरूरी होता है। उथलेपन से तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। लगता है कि सभी लोग लिखते हैं, लेकिन एक जी, किताब के रूप में, और एक जो जब आपका उद्देश्य ये होता है कि हमें इसे लोगों तक पहुंचाना है और जी, लोग भी उस गहराई तक उस विषय में पहुंच सकें, तो उसके लिए निश्चित तौर पर हमें भी उस विषय को उतना गहरा पढ़ना पड़ता है। तो जी, मैंने भी, चूंकि ये विषय मेरे लिए नया था, तो मुझे उससे जुड़ने में, फिर उसको धीरे धीरे समझने में, तो मैं समझती हूँ कि 6 से 7 महीने तो बिल्कुल गहराई से समझने में मुझे उसे लगा। और साथ ही साथ फिर उसको लेकर जो सामग्री है उसको भी इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि हिंदी में तो इससे रिलेटेड कोई भी सामग्री थी नहीं। तो सब कुछ जी, मुझे जो भी सामग्री मिली इस विषय को लेकर, वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी।
तो सारे अंग्रेजी के पेपर्स हैं, किताबें हैं, जर्नल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उन सबको अध्ययन करते करते समझिएगा कि 1 वर्ष तो मुझे पूरा अध्ययन में ही लग गया। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ मैंने इस विषय को समझ लिया है, या चीजों को जितना मैं समझ सकती थी कर लिया है, उसके बाद फिर मैंने इसको लिखना शुरू किया। तो लगभग समझिए इस पूरी एक किताब को और फिर उसके बाद प्रकाशन हुआ इसका, हालांकि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से प्रकाशित हुई है, तो उसमें भी कई पापड़ बेलने पड़ते हैं क्योंकि प्रकाशक मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और फिर इस तरह के विषय को सामान्य प्रकाशक लेना जरूर मतलब नहीं लेते हैं इस तरह के विषय को। तो फिर हमने उधर भी बात की कि क्या हमारी इस किताब को फिर उसकी मतलब उसको उसके लिए एक कमेटी बनी कि हाँ वाकई ये किताब जो है वो सार्थक है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं। फिर वो कमेटी का रिजल्ट आया कि हाँ मतलब ओके हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। कुल मिला के 2 से 2.5 वर्ष मैं समझती हूँ कि इस पूरी किताब को आने में लग गया। बहुत बहुत मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक जाने कि आपने साइंस में और कौन से टॉपिक्स पे आपने रिसर्च किया है, और कौन से बुक्स जो इससे रिलेटेड हैं आपने, और या जो और भी आपने लेखन का कार्य किया है, तो ये हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से बॉटनी में वनस्पति शास्त्र में एमएससी किया, और मेरा जो विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान भी मिला था उसमें, हालांकि 95 में मैंने एमएससी किया था। और उसके बाद फिर वनस्पति शास्त्र में ही मैंने पीएचडी किया। वो मैंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से किया था, और आईसीएआर का फेलोशिप मुझे मिला था, तो मैंने पीएचडी किया। हालांकि पीएचडी जो था मेरा हैवी मेटल टॉक्सिसिटी पर था, कि किस तरह से जो हैवी मेटल्स होते हैं वो पौधों को प्रभावित करते हैं, तो वो पूरा रिसर्च वर्क मेरा उसी पर था। और इसीलिए उस रिसर्च पर मुझे मध्य प्रदेश का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला था। और फिर उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ 2 साल तक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी किया। लेकिन उस समय में सबसे बड़ी बात ये थी कि बीएससी तक मेरा माध्यम जो था वो हिंदी माध्यम था, और एमएससी में अचानक से माध्यम, क्योंकि 95-96 के समय जो उच्च शिक्षा होती थी वो अंग्रेजी माध्यम में ही होती थी। जैसे इस समय आप देखिएगा तो इंजीनियरिंग भी अब हिंदी में होने लगी है, लेकिन जब हम कर रहे थे तब उस समय एमएससी इंग्लिश मीडियम में होती थी। तो अचानक से जब हम इंग्लिश मीडियम में आए, तो जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम में लगातार पढ़ रहा है और अचानक से अंग्रेजी माध्यम जब उसे पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ी सी परेशानी तो आती है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन मैंने अनुभव किया कि मेरे साथ जो थे लोग, कई लोग तो आधे में ही छोड़ के चले गए क्योंकि बात समझ में नहीं आती थी। तो वहां से कहीं ना कहीं एक बीज मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर पड़ गया था कि क्यों ना आगे चलकर कुछ ऐसी किताबें लिखी जाएं जिससे कि हमारे खासतौर पर जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस हिंदी भाषी जो राज्य के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की परेशानी से उबर सके। तो जब मैंने पीएचडी किया तो पीएचडी भी अंग्रेजी माध्यम में ही था, और वहां भी एक समस्या ये आई कि पीएचडी में जो मेथोडोलॉजी होती है, जो मेथड्स यूज करते हैं, वो भी सारे अंग्रेजी में होते हैं और काफी कठिन भाषा होती है। तो वहां भी परेशानी होती है जो स्कॉलर्स होते। तो फिर वो जो बीज प्रस्फुटित हुआ था उसने थोड़ा सा अंकुरित होना शुरू किया। तो मेरी जो पहली किताब आई वो थी मेथोडोलॉजी पर, थी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। मेरे गाइड प्रोफेसर वीपी सिंह सर के साथ मैंने उसको किया था। सर का बहुत सपोर्ट रहता था, उन्होंने ही मुझे इस किताब के लिए प्रेरित किया था कि तुम ऐसी कोई किताब लिखो कि जो स्कॉलर्स के लिए मेथोडोलॉजी के लिए ठीक रहे। तो वो जोधपुर प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। तो वहां से मतलब एक किताब जब मेरे पास आ गई तो एक ताकत आती है कि हाँ हम कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद पीएचडी के बाद फिर मुझे लगा कि क्यों ना जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं एमएससी की क्लासेस भी लेती थी यूनिवर्सिटी में टेम्परेरी बेसिस पर, तो वहां पर दोनों तरह के स्टूडेंट्स आते थे। तो हिंदी माध्यम वाले भी आते थे, इंग्लिश वाले भी। तो जो हिंदी वाले रहते थे वो स्टूडेंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल होता था अंग्रेजी में। तो फिर मैंने बहुत सरल भाषा में, सरल अंग्रेजी में किताबों को लिखना शुरू किया। और फिर मैंने बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट डिसीजेस,
एनवायरमेंटल साइंसेस, जितनी मतलब शाखाएं होती हैं हमारे वनस्पति शास्त्र में, उन सब शाखाओं की किताबें बिल्कुल सरल हिंदी में लिखना शुरू की। और इत्तेफाक ये था कि उसी समय मुझे डिस्कवरी पब्लिकेशन दिल्ली जो है वो उभर रहा था, तो वो प्रकाशक भी हमें मिल गए। तो धीरे धीरे करके इस तरह से ये किताबें जो हैं वो आई। और आपको बताते हुए मुझे खुशी ये हो रही है कि ये जितनी भी मेरी किताबें हैं, भारत की ही यूनिवर्सिटीज में नहीं, बाहर की जो विदेशों की यूनिवर्सिटीज हैं वहां भी इनका इस्तेमाल जो है बच्चे बहुत आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश बहुत सरल लगती है। और मेरे पास लेटर्स आते हैं ईमेल की, आपकी किताबें जो है उससे उनको बहुत सुविधा मिल रही है, पढ़ने में आसानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ। और इस तरह से मैं हमेशा काम करती रहूं कि जो बच्चे हैं वो उस विषय को आसानी से समझ सकें। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप हम आपसे जानना चाहेंगे ये कि अभी वर्तमान में आप किस विषय पे, किस टॉपिक पे रिसर्च कर रही हैं, या आगे कौन सा आपकी कोई बुक अभी आने वाली है जिस पे आप वर्क कर रही हैं? जी बिल्कुल। मैं ज्यादातर, जैसे मेरी दूसरे अंटार्कटिक की बात की मैंने, उसके बाद मैंने एक नया विषय लिया था समुद्र विज्ञान। तो उस पर भी एनबीटी की मेरी किताब थी। ये किताब है, ये समुद्र विज्ञान पर है। हिंद और महासागर जी, समुद्र विज्ञान पर लिखने का कारण ये था कि जो हमारे ऊपर के राज्य हैं जहाँ समुद्र नहीं है, वो बच्चे समुद्र विज्ञान से जुड़े हुए नहीं रहते, या कि ओशनोग्राफी उनके दिमाग में भी नहीं आता। पर मैं चाहती हूँ कि जब हमारा विशाल देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको समुद्र विज्ञान की तरफ जाना चाहिए। भाई ऊपर यदि समुद्र नहीं भी है प्रदेशों में, तो इस उद्देश्य से मैंने इस किताब लिखा था। और फिलहाल अभी कुछ मेरे विषय हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर अनछुए विषय ही चुनती हूँ, क्योंकि जो सामान्य विषय होते हैं उनपे तो बहुत किताबें आ जाती हैं। जैसे अभी आप देखिए कोरोना पर कितनी किताबें आ गई, प्रदूषण पर बहुत किताबें आती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि उस पर तो ऑलरेडी बहुत लिखा हुआ है। तो इस समय में कुछ मेरी जो किताब अभी चल रही है वो 2 चल रही है। एक लिथोप्स पर मेरी किताब का काम चल रहा है, और एक मैंने आइस पर एक काम चल रहा है। तो हालांकि इसको अभी थोड़ा समय लगेगा। और सामयिक, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि कुछ सामयिक विषय भी आ जाते हैं। तो जैसे मैंने एक अपनी सामयिक विषय पर 2015 में मेरी किताब आई थी, धारा 370 मुक्त कश्मीर, यथार्थ से स्वप्न की ओर। तो वो वाणी प्रकाशित हुई थी और बहुत लोकप्रिय हुई। और जब धारा 370 हटी, तब लोगों के लगातार मैसेज आए कि आपने जो लिखा था वो सही हो गया। तो बीच बीच में इस तरह के हिंदी भाषा पर मैं लिखती हूँ कि किस तरह से, तो वो दोनों जो विषय हैं वो जुड़ जाते हैं। इस तरह से काम लगातार चलता रहता है। बहुत अच्छे। आपके बारे में जानकर काफी खुशी हुई, और लोगों को, हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ जानने का मौका मिला। और लोग ये भी जानेंगे कि साइंस में बहुत सारी अनछुए पहलू हैं जिनका हम अध्ययन करके, उस पर रिसर्च करके काफी कुछ नया चीज सीखने को मिल सकता है, और लोगों के लिए भी जानने को मिल सकता है। एक आपसे मैं एक ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, जो मॉडल्स हैं, जो नए उभरते हुए इसमें कलाकार जो आते हैं, तो उनके लिए आपने मैगज़ीन्स देखा, उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए? मैं समझती हूँ कि विषय चाहे कोई दूसरा, हर विषय का अपना एक विज्ञान होता है। तो फैशन का भी अपना एक विज्ञान है। और दूसरी चीज ये आती है कि विषय कोई भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस किसी भी काम में आप लगे हैं, चाहे आपने जो हमारे फैशन से जुड़े बच्चे हैं या जो पार्टिसिपेंट हैं, तो उनको उस विषय के प्रति भी उतनी ही निष्ठा और कर्मठता से काम करना होगा। मैं उन्हें ये एक संदेश देना चाहती हूँ, ये एक सीख देना चाहती हूँ कि भले ही आपने फैशन चुना है, लेकिन उसको सतही मत मानिएगा। फैशन की भी अपनी एक गहराई है, तो उसको उतनी ही गहराई से उस विषय को भी आप समझिए कि फैशन वाकई होता क्या है। जैसे, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, जैसे आज की पत्रिका मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ पारंपरिक सा मुझे दिखाई दिया। और जो जिस तरह से कि हर विषय का एक विज्ञान होता है, फैशन का भी विज्ञान है। तो हमारे जो नए उभरते फैशन से जुड़े हुए जो कलाकार कह लीजिए, या
फैशन डिजाइनर हैं या फैशन जी, का जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हैं, उनको मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि फैशन जैसे विषय को भी सतही मत मानिएगा, उसकी भी अपनी एक गहराई है हर विषय की तरह, उसका भी अपना एक विज्ञान है। तो पहले उसे गहराई से समझिए और उस फैशन को भी उतनी ही कर्मठता और निष्ठा के साथ आप काम कीजिए। निश्चित तौर से फैशन भी अपने आप में एक अच्छा क्षेत्र उभर कर आएगा और लोगों के दिमाग में जो एक भरा हुआ है कि फैशन नाम यदि हम सामने लेते हैं तो अक्सर एक कुछ 4-5 चित्र जो हैं लोगों की आंखों के आगे कौंध जाते हैं कि ये फैशन होता है। तो इस मैं समझती हूँ कि इस मिथक से हमारे जो फैशन डिजाइनर है या फैशन में काम करने वाले लोग हैं उस इस मिथक को तोड़िएगा कि जो फैशन है वो कोई इतना सतही विषय नहीं है, उसकी भी अपनी जी, एक गहराई है। और एक चीज और की जो परंपरा और संस्कृति है उसको भी जी। आप फैशन से जरूर जोड़िएगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में फैशन के लिए बहुत स्कोप है, उसे भी जरूर जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, वो भी फैशन का ही एक रूप है। हमारे जी हमारी जो कला है, हमारी जो संस्कृति है, जो पारंपरिक परिधान है, उसके भी कई रूप हैं, अलग-अलग राज्यों के, अलग-अलग जगहों के, अलग-अलग देशों के, हर तरह का एक अलग रूप लेकर सामने आता है वो। तो सारी बिल्कुल। चीज़ें ये जो आपने जो कही, ये बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको डिस्क्राइब किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इससे काफ़ी सीख मिलेगी और नए चीज़ को जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपने आज देखा कि हमारा मैगपाई का जनवरी एडिशन भी रिलीज़ हुआ और डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा जी का इंटरव्यू भी उनसे काफ़ी सारी बातें सुनी। उन्होंने अपने जो भी अनुभव हैं, जो भी रिसर्च उन्होंने किया है, वो सारी बातें आपको बताई। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम देखकर बहुत पसंद आया होगा। मैगपाई जैसे फैशन पत्रिका में मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका शुभकामनाएं देना चाहूंगी मैगपाई को कि वो बहुत प्रतिष्ठित फैशन मैगजीन के रूप में भविष्य में उभरे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती वक़्त हमारे मैगपाई को दिया और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आकर हमारा जनवरी का एडिशन आपने रिलीज़ किया। चलते-चलते चूँकि हम आज़ादी का 75वाँ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आने वाले दिनों में गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, तो हम अपने सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं और साथ ही साथ दोस्तों हम जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है और ये फिर से अपने पाँव पसारने शुरू कर दिए हैं। तो कई जगहों पे काफ़ी वृहद रूप से ये फैल रहा है, तो हमारी आपसे विनती है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और भीड़-भाड़ वाले इलाका में नहीं जाएँ। सैनिटाइज़र, मास्क का उपयोग अनिवार्य है। सामाजिक दूरी को बनाए रखें और जितना हो सके उतना ही घर से बाहर निकलें। बहुत अगर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम हो, तभी आप जाएँ, वरना घर में सुरक्षित रहें, सभी का ख़्याल रखें और अपने काम, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते रहें। धन्यवाद।